नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। यह है आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों का श्रृंखला, जिसमें हम देख रहे हैं सामान्य जागरूकता को। और यह जेल वार्डियन का पेपर है, जो कि 19/12/2020 को पहले शिफ्ट में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ऑप्शन है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जानते हैं कि दिल्ली का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य के सुल्तान महमूद गौरी का एक गुलाम था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और कुतुब मीनार की नींव डाली। गौरतलब है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक जो है वह इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचय में किया जाता है। दूसरा कह रहा है आपका मतलब उसी में क्या संचित किया जाता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारंपरिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर यह काम करता है। तो ये जो है आपका पहला वाला ऑप्शन है, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यह आपका गलत है, ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फारसी दिया है, कश्मीरी दिया है, संस्कृत दिया है और संथाली दिया है। तो इसमें जो है फारसी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें फारसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में इस 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1967 में एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जो कि 1992 में हुआ था, 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसको हम लोग KNM के नाम से जानते हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी के नाम से। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है और 2003 में, और इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। वह है आपका बशडोम, ऐसे कह लेते हैं शॉर्ट भाषा में, बशडोम यानी कि बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, जिसमें फारसी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, छपेली और जौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक चित्रकला से या प्रसिद्ध मेला है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, कजरी, छोरा, छपेली जैसे और चारकुला नृत्य शामिल हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है कि यह लोक नृत्य है। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो शास्त्रीय नृत्य है वह आपका क्या है, कथक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आपका कथक है और बाकी सारे आपके लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उपज वाली मतलब उच्च उपज वाली किस्म है। ऑप्शन है आपका चावल, चाय, सरसों या गेहूं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी कि नीलगिरी खापरी गेहूं के एक उच्च उपज वाली किस्म है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं मतलब भारत विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। खापली गेहूं एबिसिनिया केंद्र में उत्पन्न हुआ माना जाता है और संभवतः पश्चिमी घाट में अरब व्यापारियों द्वारा भारत में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी यानी कि CAPT निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है।
ऑप्शन ए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप बी और सी दोनों। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे बात करते हैं कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी यानी कि CAPT में, ठीक है, ग्रुप ए के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में स्थित है। इस अकादमी को राज्य के सीधे भर्ती के उप पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र का पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन है विशाख नायर या मेजर अमन सिंह या GD बख्शी या विशाल कुशवाहा। तो सही ऑप्शन होता है कि विशाख नायर को अगस्त 2020 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इथियोपिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है डॉलर, टका, शिलिंग या बिर्रे। तो बात करते हैं, इथियोपिया जो है वह एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है और यह अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है जो सरकारी तौर पे इथियोपियाई संघीय लोकतंत्र गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इथियोपिया की जो राजधानी है वह है आदिस अबाबा और इसकी जो मुद्रा है वह है आपका बिर। तो सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन है? ब्यूनस आयर, बहरीन, ब्रुसेल्स या बोत्सवाना। तो बात करते हैं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वह ब्यूनस आयर है। अर्जेंटीना जो है वह साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील देश के बाद यह विशालतम देश है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटेनम से पड़ा है जिसका अर्थ चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया? तो बात करते हैं मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च साल 2006 को किया गया था। 15 मार्च साल 2006 को किया गया था। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान मतलब कि आयोग का स्थान किया, मतलब आयोग का स्थान भी दिया गया। इस परिषद में कुल 47 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी। इसका मुख्यालय स्वीडन मतलब कि आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। और मानवाधिकार दिवस जो है पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना साल 2006 में 15 मार्च को की गई थी। अगला कि भारत में कुल कितने गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? 3, 5, 6 या 7। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में जो है वह कुल आपके 5 गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। तो सही ऑप्शन होता है बी। देश का 5वां गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय जो है अजमेर रोड पर दमही कला में खुला है। ठीक है, दमही कला में खुला है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? आपका अजमेर रोड। तो इससे पहले 4 थे, ठीक है, 5वां हाल ही में अभी अजमेर रोड के दमही कला में खुला हुआ है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में कुल केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो बात करते हैं कि द कैलकटा क्रोमोसोम नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए इन्हें साल 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें साल 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कैल्टा क्रोमोसोम जो है किसकी पुस्तक है? तो अमिताभ घोष की। और इनकी जो फेमस पुस्तक है जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा, द शैडो लाइन्स। तो ये भी अमिताभ घोष की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो बात करते हैं कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है उसका नाम आता है आपका हाइग्रोमीटर। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस, पेंटाक्साइड, साधारण नमक आदि जो जल वाष्प के शोषक होते हैं और इस दौरान हाइग्रोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोसंग या लोसांग त्यौहार
ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? हरियाणा, सिक्किम, केरल या पंजाब? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सिक्किम की लोसांग त्यौहार सिक्किम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लोसांग उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक चलता है और इस त्यौहार में किसान अपनी फसल की कटाई का जश्न मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, एक आपका अमेरिका हो जाता है, दूसरा होता है आपका रूस, तीसरा होता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, चौथा है आपका फ्रांस और पांचवा है आपका चीन। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना साल 1945 में की गई थी और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है इसमें से कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और ये 5 जो हैं आपके अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो आप सभी ने पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना साल 1206 में की थी और यहीं से दिल्ली सल्तनत का शुरुआत भी होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर आपका है खजुराहो स्मारक, हम्पी स्मारक, सांची के बौद्ध स्मारक या भीमबेटका के शैलाग्रह। तो यहाँ पर खजुराहो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और सांची भी मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में स्थित है। हम्पी की अगर बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि बी जो है वह कर्नाटक में स्थित है, बाकी सारे के सारे जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला जो है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। तो सही ऑप्शन होता है यहाँ पे बी बांग्लादेश। तो बात करते हैं भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता जून साल 2015 में किया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन। इसके आधार पर बेसिक तौर पे भूमि का आदान प्रदान क्या हुआ, प्रभावी हुआ और इस समझौते के तहत 111 एक्सेलवे के कुल 1,71,060 एकड़ क्षेत्र का हस्तांतरण भारत द्वारा बांग्लादेश को, जबकि 15 एक्सेलवे के तहत 71,010 एकड़ क्षेत्र का हस्तांतरण बांग्लादेश द्वारा भारत को किया गया था। तो यहाँ पर जो आप देखते हो कि बांग्लादेश में कुछ भूमि विवाद थी जिसको लेकर, ठीक है, यह समझौता किया गया जिसमें से कुछ भूमि भारत ने बांग्लादेश को दी और कुछ भूमि बांग्लादेश ने भारत को दी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी ने पता है कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और आपने पता होगा कि यह 31 अक्टूबर के दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत के एकीकरण के लिए अपना अथक प्रयास किया जिसके कारण, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2014 में मनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर और बात करते हैं सरदार पटेल की, तो इन्हें मरणोपरांत साल 1991 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या समानता का अधिकार। तो यहाँ पर मानव तस्करी संबंधी जो आपके जबरन रोक या इस प्रकार के जो चीज़ों का मौलिक अधिकारों में उल्लेख किया गया है वह उल्लेख किया गया है ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार में। इसकी व्याख्या आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में साल 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? ऑप्शन है मानवाधिकार समिति,
सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा या मानवाधिकार परिषद या आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि मानवाधिकार परिषद जो है, ठीक है, उसने क्या किया था कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का बेसिक तौर पे मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी और यह समय था आपका साल 2006 का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण कब हुआ था। तो आपने पता है कि 8 नवंबर साल 2016 को भारत में दूसरी बार नोटबंदी हुई थी। इससे पहले भारत के चौथे प्रधानमंत्री जो थे, जिनका नाम था मोरारजी देसाई, जो कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साल 1978 में, ठीक है, 5000 और 1000 के नोटों का प्रचलन क्या कर दिया था, प्रचलन से बाहर कर दिया था और इनके स्थान पर नए नोटों को लाया गया था। और उसी प्रकार से साल 2016 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, 500 और 1000 के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की जीडीपी में अधिक योगदान दिया था। तो यह करंट अफेयर्स का विषय है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसमें ये बताएंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो नोएडा जिला था, यह सबसे अधिक योगदान दिया था उत्तर प्रदेश के जीडीपी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। तो आपने पता है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा और इसका निर्धारण किया गया था साल 1914 में। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा रेखा का निर्धारण करता है, लेकिन यह भारत के केवल एक राज्य में पड़ता है और उसका नाम है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, ठीक है, यह लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। तो आपने पता होना चाहिए कि सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था और वह साल था 1654 का। तो फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को 1654 में लागू किया था। और भारत में इसे लागू किया गया था 1 जुलाई साल 2017 को और इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य था वह राज्य था असम। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो सही ऑप्शन होता है आपका 59 कि जून 2020 में भारत और चीन की सीमा के बीच विवाद का जो संघर्ष था उसके कारण भारत सरकार ने सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देते हुए कुल 59 चीनी ऐपों को बैन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पर है कि जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए बांग्लादेश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौते का उद्देश्य बांग्लादेश में आशुगंज नदी बंदरगाह और अखौरा भूमि बंदरगाह के बीच 58.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन राजमार्गों का उन्नयन करना था। अगला क्वेश्चन है कि 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन है जयपाल सिंह या सुखदेव या जतरा भगत या महिपाल जगत राणा। तो सही ऑप्शन होता है जतरा भगत। तो जानते हैं कि साल 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता जतरा ताना भगत माने जाते हैं। इनकी अगुवाई में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत भू लगान माफ करने, गौ रक्षा, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात की जाए तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो लिया गया है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और संघीय व्यवस्था जो लिया गया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद के फसल के रूप में की जाती है? कपास, गेहूं, तरबूज या सोयाबीन। तो आप सभी ने पता है कि तरबूज की खेती जो है भारत में जायद के फसल के रूप में की जाती है। जायद की फसल की अगर बात किया जाए तो इन वर्ग की फसलों को तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अधिक क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त या राहत आयुक्त। तो राजस्व विभाग का जो उच्चतर अधिकारी है उसका हम लोग राजस्व सचिव के नाम से जानते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। किसी भी विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मैं राजस्व विभाग नहीं, किसी भी विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? सचिव होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीर पुरस्कार यानी कि परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो भारत में पहले परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति थे वह थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो सही ऑप्शन होता है ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमायूं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर साल 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर रहता है कि भारत ने श्रीलंका के साथ, ठीक है, अक्टूबर 2019 में दूध और दूध के उत्पादों से संबंधित चीज़ों पर मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो साल 2008 में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया, जिसके तहत अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पुलिस रैंकों को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निचले क्रम में जो दिया गया है, सबसे पहले आपका जो होता है हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद होते हैं इंस्पेक्टर, उसके बाद होते हैं सहायक उप पुलिस अधीक्षक, ठीक है, और उसके बाद होते हैं आपके पुलिस उप महानिरीक्षक। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका हेड कांस्टेबल, ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ पे होना चाहिए था कि सहायक पुलिस महानिरीक्षक, और उसके बाद आपका होता है निरीक्षक। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले हेड कांस्टेबल होते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर होते हैं, उसके बाद होते हैं आपके सहायक उप पुलिस अधीक्षक, और इसके बाद होते हैं आपके पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये सही होगा कि सबसे पहले हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये नोटों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पे नोटबंदी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या जो थी 17,165 मिलियन थी, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत में नोटबंदी जो की गई थी साल 1978 में की गई थी, उसके बाद साल 2016 में किया गया। स्वतंत्रता से पहले की अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता से पहले भी एक बार नोटबंदी हुआ था, और वह समय था साल 1946 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला है कि बोबिल वीणा कर्नाटक का शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि बोबिल वीणा को आमतौर पर
एक अंडा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह एक लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता है। तो यह भी आपका सही ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है। अब इसके बारे में बात किया है तो बोबिल बीड़ा एक बृहद खिंचाव तंतु वाला वाद्य यंत्र है। इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। बोबिल नामक स्थान पर इसका आविष्कार किए जाने के कारण इसका नाम बोबिल पड़ा। बोबिल बीड़ा को आमतौर पे एकंडा बीड़ा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है 4 वर्ष। तो जानते हैं कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना साल 1947 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी। 15 मार्च साल 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया, जो कि साल 2006 में ही लागू हो गया। तो दोस्तों ये था आपका जेल वार्डन के 19 दिसंबर 2020 का जो पेपर हुआ था सामान्य जागरूकता का, उसका शिफ्ट 1 वाला था। जल्दी हम लोग शिफ्ट 2 वाले पेपर को भी एनालिसिस करेंगे और जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।